अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। बड़ा ही शुभ दिन है और इस दिन एक अहंकारी रावण को शिकस्त हुई थी। अजीज दोस्तों, कल अफ़गानिस्तान ने भी एक अहंकारी, एक साजिशी, एक टेररिस्ट कंट्री की टीम को इसी तरह हराया। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हारने की तो मुझे बहुत ही खुशी है, लेकिन अफ़गानिस्तान से हारने की ज़बरदस्त खुशी है। और मैं जब मैच शुरू होने से पहले मैंने सोचा कि यार पता नहीं अफ़गानिस्तान मुकाबला कर सकेगा कि नहीं, लेकिन जो अफ़गानी खेले हैं तबीयत खुश कर दी। और इतना खूबसूरत कंट्री है, इतना पीसफुल कंट्री। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, हिस्ट्री में जो हुआ सो हुआ, मैं 60s 50s 70s की बात कर रहा हूँ। और साजिश पाकिस्तान ने शुरू की थी। अमेरिका, CIA, रशिया, सोवियत यूनियन, ये सब बाद में आए थे। 71 की वॉर के बाद पाकिस्तान की एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो गवर्नमेंट ने एक पूरा फ्रंट खोला था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिनिस्टर मौलाना कौसर नियाज़ी की किताब और लाइन कट गई में ये डिटेल में पूरा लिखा है कि हमें टास्क दिया गया था और एक हाजिर सर्विस आर्मी जनरल नसीरुल्लाह बाबर, जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में होम मिनिस्टर भी बना था पाकिस्तान का, और उसने MQM के 22,000 आदमी मिलिट्री ऑपरेशन में मारे थे। उसी नसीरुल्लाह बाबर को ये टास्क दिया गया था कि पाकिस्तान में जो अफ़गानी स्टूडेंट पढ़ते हैं इनको पिक करो और इनको ख़रीदो और इनको ट्रेन करो, और अफ़गानिस्तान में एक पीसफुल गवर्नमेंट है उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, और हमारे मतलब की गवर्नमेंट आए। तो ये जो है अफ़गान मुजाहिदीन जो बाद में सोवियत यूनियन से लड़े थे पाकिस्तान के स्क्रिप्ट पे, हिकमत यार गुलबदीन, गुलाम रब्बानी, अब्दुल रशीद दोस्तम वगैरह, ये सब उस ज़माने में भुट्टो की टीम ने किया था। तो ये पाकिस्तान ने जो साजिश करके अफ़गानियों को तबाह व बर्बाद किया है, तो आज मुझे एक छोटा सा सही लेकिन एक मैच की जीतने पे मुझे बहुत खुशी हुई, और पाकिस्तान इससे ज़्यादा जलालत डिज़र्व करता है। अफ़गानिस्तान के मैन ऑफ द मैच ने जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान में जो अफ़गानियों को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, मैं आज की विक्ट्री इसको डेडिकेट करता हूँ उन अफ़गानियों के नाम। उसने अपने अफ़गानी भाइयों के नाम किया, और एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक नाजायज़ काम तो कर रही है अफ़गानियों को निकालने की कोशिश करने पे। वो एक अलग बहस है जो मैं कर चुका हूँ पहले भी, और पाकिस्तान उसमें नाकाम ही होगा। पाकिस्तान की आर्मी को 5 मिलियन रेफ्यूजी अफ़गानिस्तान के रहते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बाजा बजाना है। तो खैर, उस पर पाकिस्तान मीडिया शोर मचा रहा है कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर ने पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को लेके आ गए। और रिजवान ने जो डेडिकेट किया था हमास के टेररिस्टों के नाम, वो क्या था? मतलब आप इनकी हिपोक्रेसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते कि कितने ज़्यादा हिपोक्रेट हैं। ये पाकिस्तान पूरी कौम ऐसी है, और इनको सही रौंदा है। पहले इंडिया ने शुरू किया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने, और अफ़गानिस्तान ने तो इनकी कब्र खोद दी है। और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये एक था कि 6 टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और 4 टीमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड और श्रीलंका वो कमज़ोर हैं। अब पाकिस्तान के जो 5 मैच हुए हैं उसमें 3 इन कमज़ोर टीमों से हुए हैं, और अब सिर्फ एक अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, अब बांग्लादेश से रह गया मैच। बाकी तो है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से। और पाकिस्तान के पास अब गलती की गुंजाइश तो है नहीं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र शुरू हुआ, अब बस ये 4 मैचों में नमाज़ें पढ़ लें और फिर निकल लें। मौलाना तारिक जमील के तबलीगी इज्तिमा में जाएं, तबलीग की मज़ीद ट्रेनिंग लें, तबलीग पे निकलें। देखें, अफ़गानिस्तान के मैच से पहले शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था
कि हम नहीं समझते कि टूर्नामेंट अभी ख़त्म हुआ है, अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है और हमारे ऊपर जो हमारे पाकिस्तानियों की एक्सपेक्टेशन है, तो हम यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करने आए। एक्चुअली जो भी पाकिस्तानी इंडिया आता है ना, चाहे वो गाने गाना आए, चाहे वो एक्टिंग करने आए, चाहे वो जर्नलिज्म के लिए आए, चाहे वो खेलने के लिए आए, वो ग़ज़वा-ए हिंद का धतूरा पी के आता है। वो ग़ज़वा-ए हिंद के धुनियाँ लगा के आता है और फिर जहन में उसके यही होता है कि हम यहाँ पे हिंदुओं को शिकस्त देने आए। और फिर ज़ाहिर है इसका नतीजा यही निकलता है जो निकला है और निकलना चाहिए भी। ये एक देखें ग्रीन जर्सी वाला, ये दिल दिल पाकिस्तान गा रहा था और फिर छोटी इंडिया की लड़कियों को जान जान पाकिस्तानियों इशारे करके कर रहा था चेन्नई में। इनको उठा के पकड़ के इनको लितड़ मारने चाहिए और इनको योगी जी की टीम के साथ हवाले कर देना चाहिए। फिर योगी जी की टीम वो बाय रोड इनको एयरपोर्ट ले जाए और अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता तो इनको पाकिस्तान रवाना किया जाए। ऐसे लोगों को भारत को अब सख्ती से निपटना होगा। बाकी यह है कि बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। अजीज़ दोस्तों, ये भी रा की साजिश है और यकीन माने ये रा की साजिश है। रा के रेसिडेंट डायरेक्टर फॉर क्रिकेट अजय जाडेजा अफगानिस्तान के कोचिंग टीम में हैं, तो फिर ये रा की साजिश हुई ना। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के ओपनर्स ने इस साल 10वां महीना है अक्टूबर इस साल का, वो भी एंड पे, इस साल अफगानिस्तान के साथ मैच से पहले किसी भी मैच में पहले 10 ओवर में एक भी छक्का नहीं लगाया, एक भी छक्का नहीं लगाया। आज अफगानिस्तान के मैच में उन्होंने पहला छक्का लगाया, एक भी छक्का इससे पहले नहीं लगाया था। भारत के कैप्टन रोहित शर्मा ने अकेले ने इस साल अक्टूबर तक 10 महीने में पहले 10 ओवर में 35 छक्के लगाए। किसी और पूरी टीम ने भी पहले 10 ओवर में 2023 में 35 छक्के नहीं लगाए। ऑस्ट्रेलिया 34 पे है, रोहित शर्मा ने अकेले ने 35 छक्के लगाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने छक्के नहीं लगाए, जिसके जवाब में इमामुल हक का कहना यह था कि हमारा प्रोटीन इंटेक कम है, इसलिए हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो मुझे याद आया कि वो जो जर्नलिस्ट आई थी ना, जो भाग गई फिर इंडिया से, ज़ैनब अब्बास, उसने एक ट्वीट की थी कि यू ब्लडी इंडियंस, जब तक बीफ नहीं खाओगे तब तक एक क्वालिटी फास्ट बॉलर नहीं पैदा कर सकोगे। मसला यह है कि इंडिया के पास शमी जैसे बॉलर को बाहर रखना पड़ रहा है। इंडिया को टेस्ट क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर अश्विन बाहर रखना पड़ रहा है। शमी को पहला मैच खिलाया तो 5 विकेट। अब किसको निकालें, सिराज को निकालें कि शमी को निकालें कि बुमराह को निकालें? और ये कह रही हैं क्वालिटी बॉलर। पाकिस्तान के क्वालिटी बॉलर्स का हाल देख लें, ये वसीम अकरम, इनका शाहीन आफरीदी। तो ये इनका जो यहाँ है ना, मानसिक संतुलन का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और ये इलाज अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इनकी पंजाबी आर्मी का, इनका हर ग्राउंड पे, हर फील्ड में आपने ऐसा इनको मारना है जैसा रोहित और कोहली टीम ने मारा है, जो इनको ऐसे मारना है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम के लिए पाकिस्तानी कहते हैं ये कोहली का बाप है। यकीन माने पाकिस्तान में बाबर आजम के बारे में ये ख्याल है। तो इसकी पोल खोली थी साइमन डोल ने अभी 2 दिन पहले, कि मैंने नहीं देखा कि बाबर ने कभी भी किसी प्रेशर सिचुएशन में या किसी बड़ी टीम के सामने स्कोर किया हो। नेपाल के खिलाफ कर लेगा, नेदरलैंड के खिलाफ कर लेगा। न्यूजीलैंड की टीम आई पाकिस्तान लास्ट ईयर या इस साल, तो सी टीम आई थी, कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं आया था क्योंकि आईपीएल खेल रहे थे। उसके खिलाफ सेंचुरी मारेगा। श्रीलंका की बी टीम आई, उसके खिलाफ सेंचुरी मारेगा। मतलब ये है कि पाकिस्तान का बाबर आजम
कोहली का मुकाबला कर रहा है। कोहली ने इस वर्ल्ड कप में ही देख लें, बाकी तो आप इसकी 48 सेंचुरियाँ एक साइड पर रखें, इस वर्ल्ड कप में भी प्रेशर सिचुएशन में करेक्ट रन रेट के साथ इसने इंडिया को मैच जिताए हैं। और ये कंपेयर कर रहे हैं, तो साइमन डोल ने जब ये ट्वीट की थी ना, तो बाबर आजम के लिए, तो साइमन डोल ने आज फिर एक ट्वीट की है कि लास्ट टाइम जब मैंने बाबर को कंपेयर किया था स्कॉट एडवर्ड से, तो पाकिस्तानी मुझे ट्रोल कर रहे थे। तो आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे गंदे स्पिनर्स हैं, वर्स्ट कैप्टन है, वर्स्ट फील्डिंग साइड है और वर्स्ट पेस अटैक है। आप मैच उस वक्त जीत ही नहीं सकते जब आपका कैप्टन 92 बॉलों पे 74 रन करता है और 41वें ओवर में आउट हो जाता है जब उसकी रहने की ज़रूरत थी। इससे पता चलता है कि आपका कैप्टन सिर्फ अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए खेलता है। और ये मैं भी देखता हूँ कि जैसे ये इमाद वसीम ने कहा है कि मैं 2019 से देख रहा हूँ, बाबर ने पाकिस्तान को एक भी बड़ा मैच नहीं जितवाया अपनी परफॉर्मेंस से, और ये इसको कोहली से कंपेयर कर रहे हैं। मुझे याद है जब पहली बार इसका कोहली से कंपैरिजन हुआ था तो मैंने इसको कहा था कि कोहली है ना, उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है ऑलरेडी, और तुम अभी स्टार्ट में और तुम अपने आप को इतना बड़ा तुर्रम खान समझते हो। वैसे ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कमज़ोर टीमों से ज़्यादा मैच खेलती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें हैं ना, वो भारत आना पसंद करती हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी होती है और पैसा तो होता ही, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी होती है। तो ये अजीज़ दोस्तों सूरत हाल है। नमाज़ें पढ़ के अगर आप हर चीज़ कामयाब हो जाते तो फिर गज़ा में इसराइल की जगह इसराइल में फ़लस्तीनियों की बमबारी हो रही होती, इसराइल का पानी काटा हुआ होता और पूरी दुनिया में मुसलमान, अगर अल्लाह वाकई है और उनकी साइड पे है, क्योंकि ये तो ये समझते हैं ना कि ये मुसलमान हैं और ये करेक्ट हैं, सिर्फ बाकी सब गलत हैं, तो पता नहीं इनकी नमाज़ों से, इनकी दुआओं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेट्स सी। अजीज़ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये 1 मिनट की वीडियो देख लें पहले। War is always bad, specifically for the planet. If we want to continue fighting battles like environmentally conscious humans, we must make the change to sustainable tanks and weaponry. There are so many new concepts for battery-powered fighter jets that can carry many more missiles, biodegradable missiles, of course. Something literally everybody can do to stop this nonsense is, for example, block the roads to gardens and farms so the plants don't get overrun by these heavy tanks. Hand grenades, very important. If you use hand grenades, please use vegan grenades. No animal should have to give their life for all this mayhem and chaos. They have a special sticker on them. You really can't miss them in the grenade market or wherever you buy them. Yeah, I cover all of this and more in my newest book, Vegan Wars. अजीज़ दोस्तों कुछ समझ में आया? मेरी तो समझ में नहीं आया। वो 3 इडियट्स का फेमस डायलॉग ही मुझे समझ में आया कि कहना क्या चाहते हो। ये है, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये वेस्ट के लेफ्ट इकोसिस्टम की जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक मलाला यूसुफजई और एक ये क्या कहना चाह रही थी, आपकी समझ में आया हो तो आया हो, मुझे समझ में नहीं आया भाई। अजीज़ दोस्तों एक और ख़बर शेयर करूँगा कि आज़म खान भारत के एक पॉलिटिशियन हैं, पोल्यूटिशन हैं और गुंडा है, मवाली है, और सज़ा हो गई इसको और उसके परिवार को 7 साल की। तो जब जेल लेके जा रहे थे, हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। तो आज़म खान कह रहे हैं मेरा इनकाउंटर करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इंशाल्लाह। अजीज़ दोस्तों एक और हमारे
भारत के विरोध में जो आता है ना, बड़ा जलील हो रहा है यार। प्रभु की लीला है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जिसने भी भारत की तरफ मेली नज़र की है ना, उसको कारमा उसका मार देता है। एक आया है लेटेस्ट लेफ्ट के इकोसिस्टम का प्रोडक्ट, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो का वो हाल हो रहा है। कल मैंने कल या आज सुबह या एनीवे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें ये मस्जिद में गया था कनाडा में, और मुसलमानों ने इसका कचूमर निकाल दिया। अब ये यूरोपियन पार्लियामेंट में स्पीच करने आ रहा है, तो जर्मन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये पार्लियामेंट में स्पीच करते हुए कहा है कि इसको स्पीच करने का मौका आप कैसे दे सकते हैं। Would have been more appropriate for Mr. Trudeau, Prime Minister of Canada, to address this House according to Article 144, an article which was specifically designed to debate violations of human rights, democracy, and the rule of law, which is clearly the case with Mr. Trudeau. Then again, a prime minister who openly admires the Chinese basic dictatorship, who tramples on fundamental rights by persecuting and criminalizing his own citizens as terrorists just because they dared to stand up to his perverted concept of democracy, should not be allowed to speak in this House at all. Mr. Trudeau, you are a disgrace for any democracy. Please spare us your presence. अब Thank you. दोस्तों, ये तो जर्मन मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, अब आप कहोगे ये भी बीजेपी की भक्त है। यहाँ तो जब भी आप कोई मोदी जी की तारीफ कर लो तो फौरन कुछ लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग जाती है। एक साहब का मैसेज आया कि मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ क्योंकि आप तो मोदी के भक्त हैं। तो भाई साहब, मुझे आप लोग बताएं, मैं दूसरों की यूट्यूब देखता हूँ वीडियोस, उसमें जब बार बार आता है सब्सक्राइब का वो और घंटी और ये सब आते हैं, वो बोलते भी हैं कि आप सब्सक्राइब करो। मैं तो एक ही चीज़ आपसे एंड पे कहता हूँ कि काइंडली कीप सपोर्टिंग। मैंने कभी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करो नहीं करो। पहले तो मैं अपनी वीडियो लगाने के बाद ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे भी उसकी लगाता था कि ये लिंक है, प्लीज़ आप जाके वॉच करें। अब तो मैं काफ़ी दिनों से वो भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे जो साथी हैं मयंक तिवारी, जो कि भारत से ये सारा काम मेरा करते हैं, अब वीडियो की पोस्टिंग भी उनको मैंने बता दिया है टाइम, कि इन टाइमों पे आप वीडियो लगाएं। मैं वीडियो बना के एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, फिर वो ओपन करते हैं और मैं फिर इसके बाद ना ट्विटर पे लगाता हूँ ना कुछ। देखें, मेरा चैनल बड़ा स्लो स्पीड से आगे जा रहा है। अब 4.5 लाख पे आप लोगों की मेहरबानी से पहुँचा है, या आप लोगों की मोहब्बत है। लेकिन लोगों के आप देखें, मेरे बाद शुरू हुए थे कुछ चैनल, वो मिलियन पे पहुंच गए। उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास पीछे कुछ हैं हिसाब किताब। हमारा भले स्लो चल रहा है, ठीक है, जैसे भी है। हमारी एक सच की दुकान है, वो हमने खोली है। किसी के सर पे बंदूक रख के हम नहीं कहते कि आप हमारे को सपोर्ट करो। सपोर्ट करने वाले बहुत सारे हैं और ये जेन्युइन सपोर्टर हैं। ये मुझे मेरे परिवार की तरह अजीज़ हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है। मैं एंड पे आपके साथ अपनी एक पर्सनल ख़बर शेयर करूंगा कि मेरी वाइफ, मेरी धर्म पत्नी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसको कुछ इश्यूज़ हैं पेट के हवाले से, और काफ़ी अरसे से डॉक्टर्स एक ख़तरनाक ऑपरेशन का कह रहे हैं, जो कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन अब उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती। तो अब मैंने कहा है कि ठीक है, डॉक्टरों से हाँ कर दो। तो लेट्स सी, बहुत बड़ा ऑपरेशन है और उसमें मुझे फिर काफ़ी घर को देखना होगा कि बच्चे हैं, घर है, यहाँ पे कोई रिश्तेदार तो है नहीं या कोई वो है नहीं कि हमारा हाथ पकड़ेंगे। फिर हम किसी किस्म की फाइनेंशियल सिचुएशन में चलते हैं, ये भी आप सबको पता है। और ये है कि ये एक मेरे ऊपर एक आ गई है एक मुश्किल घड़ी। और अब लेट्स सी, अगर अगले महीने या दिसंबर में ऑपरेशन होता है तो ये हमारी एक समस्या है, पर्सनल समस्या, जिसको लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, जो नसीब में लिखा है सो है। तो
कोई इस पे डेवलपमेंट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिर हो सकता है मेरा ये काम भी थोड़ा हर्ज हो। और जाहिर है तो आप सब भी मेरा परिवार हैं। आपसे सिर्फ प्रार्थना की रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रार्थना कीजिएगा। और यह है कि मैं कोशिश करूंगा कि काम को डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन फिर घर को भी मेरे को देखना होगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। मोदी भक्त के हवाले से जब बात निकली थी तो एंड पे सिर्फ इतना कहूँगा कि भारत की एक्स प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मिसिस प्रतिभा पाटिल ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ और आज एक सोशल वर्कर हूँ इंडिया की। मैं आप सारे भारतीयों को एक बात कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी वो ओनली पर्सन है जो इंडिया को एक बहुत कामयाब नेशन बना रहे हैं। उनके अंदर डिसीजंस लेने की ताकत है और ऐसे डिसीजंस जो भारत के सिटीजन्स को नई डायरेक्शंस पे लेके जा रहे हैं। मोदी जी ने एक नई डायरेक्शन इंडिया के लोगों को दी है और मैंने भी प्रेसिडेंट की हैसियत से सर्व किया है, लेकिन मैंने अपनी जीवन में मोदी जी जैसा नेता नहीं देखा। तो अज़ीज़ दोस्तों, सूरज जब चढ़ता है ना तो पूरी दुनिया उसको देखती है, और जो सूरज की तरफ थूकता है ना वो उसके मुंह पे ही गिरता है। मैं अकेला मोदी भक्त नहीं हूँ, और किसी को बुरा लगे तो सॉरी भाई, लेकिन मैं मोदी भक्त हूँ। धन्यवाद अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।